हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, फरवरी का ही है। और आज के केस का जो मुद्दा है वह मुद्दा है घरेलू हिंसा को लेके ही है। लेकिन इस घरेलू हिंसा में इस बात का मुद्दा उठा कि क्या घरेलू हिंसा के केस में व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति ज़रूरी है या नहीं। जैसे कि प्रतिवादी और अपीलकर्ता के बीच जैसे कार्रवाई वगैरह शुरू हैं, तो अगर कोर्ट में ये कहा गया कि जो अपीलकर्ता हैं वो उपस्थित हों, तो अगर वो किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं तो क्या यह सही है या नहीं है, ऐसा ही एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और इस जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके तहत ये शारीरिक उपस्थिति के मुद्दे को विस्तार से जानें। जैसा कि जो एक केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूँ रहते हैं कि पति पत्नी की जब शादी होती है तो पति यूएस में रहते हैं और पत्नी भी उनके साथ वहीं पे जाके रह रही थी। तो 80 दिनों तक दोनों साथ में रहे। फिर शादी के 80 दिनों तक साथ रहने के बाद दोनों लोगों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों तरफ से ढेर सारे केस एक दूसरे के ऊपर कर दिए जाते हैं। तो जैसा कि महिला ने घरेलू हिंसा का केस अपने पति के ऊपर और पति के माँ और भी और कई लोगों के ऊपर घरेलू हिंसा का केस किया हुआ था। तो देखिए, जब भारत में घरेलू हिंसा का केस चलता है उनके पति के ऊपर, तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि पति को जो है उपस्थित होने के लिए कहा और उनके पासपोर्ट वगैरह को जब्त करने की बात कही गई। तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। फिर से उनको उपस्थिति की बाद में फिर से जब कार्रवाई शुरू हुई तो उनको फिर से उपस्थिति की बात कही गई, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। तो इस कारण से ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, ट्रायल कोर्ट ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह प्रत्यर्पण जो प्रक्रिया होती है क्या होती है। तो जो हमारी ये प्रत्यर्पण प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि जैसे कोई पर्सन ने जो है कोई अपराध किया हो, यानी किसी अपराध के तहत वो फंसा हो और वह जिस देश में अपराध हुआ वहाँ न रह के किसी और देश में चला जाता है, तो वहाँ पे जो दूसरे देश वाले हैं उनको ये आदेश दिया जाए कि आप हमारे यहाँ का जैसे वह पर्सन जो है ये गुनाह किया है तो उसको पकड़ा जाए और हमारे देश में उसको सौंप दिया जाए। तो यानी जैसे कि वो यूएस में रह रहे थे तो वहाँ से उनको लाके इंडिया में सौंपा जाए। तो यही होता है प्रत्यर्पण प्रक्रिया। तो इसको आरंभ करने का ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया। देखिए, तब इन्होंने ये जो पति थे ये अपनी अपील लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने भी जो है ट्रायल कोर्ट के जो जजमेंट था उसको बरकरार रखा, कहा कि वो सही है, ऐसा होना चाहिए। तब यह अपनी अपील लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या सारी बातें कही। जैसा कि देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही गया था कि जैसे कि इनके ऊपर प्रत्यर्पण प्रक्रिया आरंभ की गई थी। और क्यों की गई थी, क्योंकि यह उपस्थित नहीं हो पाए थे। 2 बार कहा गया लेकिन ये उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो देखिए, चलिए हम लोग अब जानें कि कौन से जज थे और क्या जजमेंट दिया गया। तो जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ थी, यानी 2 जजों की खंडपीठ थी जो इस केस की सुनवाई कर रही थी। जब उन्होंने सारे मामलों को जाना और समझा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही। कोर्ट ने कहा कि चूंकि घरेलू हिंसा अधिनियम जो हमारा डीवी एक्ट है, यानी घरेलू हिंसा अधिनियम है, के तहत कार्रवाई अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती है। यानी कि जो डीवी एक्ट है उसकी कार्रवाई पूरी तरह से आपराधिक प्रकृति की नहीं होती, यह अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए इन कार्रवाइयों में अपीलकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। जैसा कि कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो ये घरेलू हिंसा अधिनियम है इसके तहत जो भी कार्रवाई होती है वो अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती है, यानी पूरी तरह आपराधिक प्रकृति की नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है इस एक्ट में, अगर जिसका उल्लंघन किया जाता है तभी जो है ये आपराधिक प्रकृति की मानी जाती है। वो कौन सा सेक्शन है, तो इसके बारे में भी कोर्ट ने स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता है सिवाय इसके कि सेक्शन 31 जो डीवी एक्ट का होता है के तहत सुरक्षा आदेश का अगर उल्लंघन किया जाता है।
यानी कि डीवी एक्ट के सेक्शन 31 को छोड़ करके बाकी इस जो है एक्ट में ऐसी कार्रवाई का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता है। इसीलिए ऐसी कार्रवाइयाँ जो चूँकि अर्ध आपराधिक प्रकृति की होती हैं, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता का कोई यहाँ पे औचित्य नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कही। अब चलिए आगे देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा अपीलकर्ता के पासपोर्ट के जब्ती के कारण भारत की यात्रा करने में असमर्थता की ओर भी ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए यह बात तो कही कि डीवी एक्ट पूरी तरह से आपराधिक प्रकृति का नहीं है, एक सेक्शन को सिर्फ इसके छोड़ के। तो देखिए, जब पूरी तरह आपराधिक प्रकृति का नहीं है तो यहाँ पे व्यक्ति की अगर उपस्थिति नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं बन रहा है, औचित्य नहीं हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने एक बात पे और ध्यान दिया कि जैसा कि जो पर्सन थे इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था, तो कोर्ट ने इस बात पे ध्यान दिया और कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति के पासपोर्ट को ही जब्त कर लिया जाएगा तो वह कैसे वापस आ पाएगा, इंडिया जैसे कैसे वो आ सकता था। तो देखिए, कोर्ट ने यही बात कही। इसके अलावा कोर्ट ने अपीलकर्ता के पासपोर्ट के जब्ती के कारण भारत की यात्रा करने में असमर्थता की ओर ध्यान दिया और कहा अपीलकर्ता के पासपोर्ट को जब्त किए जाने के तथ्य से अवगत होने के बाद भी अपीलकर्ता के गैर हाजिर होने पर उसके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देना कानून की नज़र में सही नहीं है। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया था, जब जो पति थे, जो अपीलकर्ता थे, उनके जो है पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। जब पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, कोर्ट ने कहा जब यह बात सबको पता है, यानी कि कोर्ट को यह बात पता है कि उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया है, इसके बाद भी अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर भी इनके खिलाफ प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरू करने का जो आदेश दिया गया है यह कानून की नज़र में सही नहीं है, यह सही कार्य नहीं है। कि देखिए, व्यक्ति का जब पासपोर्ट ही जब्त कर लिया गया तो वो कैसे इंडिया वापस आ सकता है। तो इसी बात पे यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यह सही बात नहीं है कि आप सिर्फ जो है नहीं उपस्थिति के कारण, और वो भी जब जान रहे हैं कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, इसके बावजूद भी आपने क्या किया, प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरू किया है। तो प्रत्यर्पण कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देना यहाँ पे सही नहीं होगा। आगे जो है कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के पासपोर्ट को जब्त करना यहाँ पे अवैध था। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता का जैसा कि पासपोर्ट है उसको जब्त करना यहाँ अवैध कहलाएगा। अवैध क्यों कहलाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के केस का हवाला दिया और कहा कि अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और कहा कि संबंधित, मतलब कि यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि व्यक्ति को बिना सुनवाई के अवसर दिए बिना ही उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया, तो उस ऐसे कंडीशन में उसका पासपोर्ट जब्त करना यहाँ पे अवैध होगा, यह सही नहीं होगा। और मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ का केस है। तो देखिए, यह केस थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत ही मतलब जाना माना केस है, इसको सभी जानते हैं। तो इसी केस का हवाला यहाँ पे कोर्ट ने दिया और कहा कि व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए हुए, जो एक प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो ये बात कहता है कि हर पर्सन को सुनवाई का अधिकार है, यानी कि पहले उसकी बातें आप सुनिए, जानिए कि भाई एक ही पर्सन, जैसे कोई भी केस हुआ या कुछ हुआ, भाई दोनों पक्षों को सुने बिना आप कैसे जान सकते हैं किसकी गलती है। तो यहाँ सुनवाई का अवसर देना चाहिए था उस पर्सन को, लेकिन उसको सुनवाई का अवसर अभी नहीं दिया गया था, उसके बावजूद उसके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए गए, तो यह सही नहीं है, यह अवैध है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को कहा कि आप 1 सप्ताह के अंदर अपीलकर्ता का पासपोर्ट जारी कर दीजिए। मतलब यहाँ पे कोर्ट ने जो पासपोर्ट जारी करने, अब जो पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था उसे कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप इसे जो है इनका पासपोर्ट जारी कर दीजिए। और जो ये प्रत्यर्पण प्रक्रिया थी उसको भी रुकवा दिया गया। उसके साथ ही साथ यहाँ देखिए, जैसे पति पत्नी का जो तलाक का मुद्दा चल रहा था, यानी कि कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि शादी सिर्फ 80 दिन भी नहीं चले और दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए और इस तरह की शादी को कोर्ट ने यहाँ अपूर्णीय विवाह दिया कि ये विवाह अपूर्णीय विवाह के रूप में है, तो ये शादी नहीं चल सकती, ना ही तो इन लोगों का समझौता हो सकता है। तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे इन दोनों लोगों का तलाक करवा दिया और जो पति थे उनसे कहा कि 25 लाख रुपए का आप भुगतान करें। महिला को भरण पोषण के रूप में 25 लाख रुपए देने का निर्देश दिया पति को। इस प्रकार विवादित निर्णय रद्द करते हुए न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिवादी एवं अपीलकर्ता के बीच लंबित सभी आपराधिक मुकदमे मामले और
जो आपराधिक मामले और दीवानी मामले हैं सब बंद किए जाएं। तो यह था पूरा सुप्रीम कोर्ट का आज का जजमेंट। देखिए, आज के जजमेंट से हमने क्या समझा? हमने यही समझा कि जैसा कि डीवी एक्ट का जो भी केस होगा, घरेलू हिंसा का जो भी केस होता है, उसमें एक सेक्शन की बात यहाँ कोर्ट ने कही कि सेक्शन 31 को छोड़ करके बाकी जो भी सेक्शन है उनकी प्रकृति जो होती है, नेचर जो है, वो आपराधिक पूर्ण रूप से आपराधिक प्रकृति की नहीं है, वो अर्ध आपराधिक प्रकृति की है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि शारीरिक उपस्थिति बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति नहीं उपस्थित हो रहा है तो इतनी बड़ी कार्रवाई जो प्रत्यर्पण की कार्रवाई कही गई थी वो यहाँ करने का औचित्य नहीं बनता था। और इसके साथ साथ एक बात इन पर्सन के साथ और हुई थी कि इनका पासपोर्ट ही जब्त कर लिया गया था। तो जब पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया तो पर्सन कैसे आ पाएगा? तो इन सब कारणों को देखते हुए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, इनके जो है ऊपर जो भी प्रत्यर्पण की कार्रवाई वगैरह थी और इनका पासपोर्ट वगैरह जब्त कर दिया था। कोर्ट ने सब कार्रवाई को बंद कर दिया और इनके पासपोर्ट को जारी करने का आदेश दिया और इनके भाई दोनों लोगों की लड़ाई झगड़े को तलाक दिलवा दिया और 25 लाख रुपए का भरण-पोषण देने की बात यहाँ पे कही। और दोनों तरफ से जो भी आपराधिक और जो है दीवानी मुकदमे चलाए जा रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे ऐसे नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।